हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इनकम टैक्स को पढ़ने वाले हैं और इनकम टैक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अनुलाभों का मूल्यांकन पढ़ रहे थे। उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सी क्लासें की हुई हैं। अनुलाभ जो हम लोगों को बोलते हैं, तो अनुलाभ के बारे में मैंने बताया था। अनुलाभ में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि रहने की मकान की सुविधा का अगर मूल्यांकन करते हैं तो उसमें दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं, सरकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें हम गैर सरकारी कर्मचारी बोलते हैं। सरकारी कर्मचारी को कंडीशन थी कि सरकारी कर्मचारी को सुसज्जित और असुसज्जित मकान में हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस क्लास को जरूर देखें और आगे की फिर क्लास है इसको देखें। उसके बाद हम लोगों ने अन्य कर्मचारी की बात की थी, जहां ऐसे नगर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कितने परसेंट, 10% की बात की थी। और हम लोगों ने ऐसे नगर की जनसंख्या जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख से कम हो, उसमें हम लोगों ने 10% की बात की थी। और अन्य शहर या कस्बे की जनसंख्या जिनमें वेतन का 7.5% की बात की थी। तो ये क्लासें मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। उसके बाद मैंने होटल में रहने की मकान की सुविधा का अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई हम लोगों ने होटल दिया है रहने के लिए, होटल का स्थान अगर मिला है, तो उसमें हम लोगों को कितने दिन तक, हम लोगों ने तो 15 दिन की बात की गई थी। अगर हम लोग 15 दिन तक होटल में रहते हैं तो उस पर हम लोगों का जो अनुलाभ होता है उसका मूल्य 0 होता है। और अगर हम लोग 15 दिन से अधिक रहते हैं तो उसमें हम लोगों को अनुलाभ का मूल्य और वेतन का 24%, उन दोनों में से जो कम होगा वही अनुलाभ का मूल्य होगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। और एक क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने किया हुआ था, क्वेश्चन को भी किया हुआ था कि एक्स ने एक नियुक्ति की, तो इस क्वेश्चन को मैंने वहां पे सॉल्व भी किया था। तो आज की क्लास में हम लोग आगे की क्लास करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि कार्यस्थल पर अगर रहने का मकान दिया जाए, तो जहां पर हम लोग काम करते हैं वहां पर अगर हमें मकान दिया जाता है तब क्या शर्तें होती हैं, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कार्यस्थल पर रहने का मकान, अगर हम लोगों को कार्यस्थल पर रहने का मकान दिया जाता है, एकोमोडेशन प्रोवाइडिंग एट साइट, तो अगर कार्यस्थल पर रहने का मकान दिया जाता है तो उसमें क्या शर्तें हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कार्यस्थल पर अगर रहने का मकान दिया जाता है, कार्यस्थल पर अगर रहने का मकान दिया जाता है तो उसमें शर्तें क्या हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया गया है, तो यदि कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया गया है, रहने के लिए मकान दिया गया है, मकान दिया गया है, यदि कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया गया है जो खान मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोगों को कोई साइट है, कोई पुल बना रहे हैं, हम लोग मान लो ये नदी है और इस किनारे हम लोग यहाँ पे एक पुल बना रहे हैं। तो पुल बनाने के लिए इंजीनियर को यहीं पे कुछ मकान, यहाँ पे कोई मकान मिला है, तो उसे बोलते हैं कार्यस्थल पर रहने के लिए मकान दिया जाना। ठीक है, तो जो खान मतलब माइनिंग पर, खान मतलब माइनिंग पर, माइनिंग साइट पर दिया है। ठीक है, माइनिंग या फिर तेल खोजने के लिए, या तेल खोजने के स्थान, तेल खोजने के स्थान पर
तेल खोजने के स्थान पर या बांध बनाने पर या बांध पर या समुद्र तट से दूर स्थल पर, समुद्र तट से दूर स्थल पर, दूर स्थल पर है तो अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। मान लो कि कोई ये सड़क बन रही है, ठीक है। अब सड़क बन रही है तो कहीं हम लोगों ने अस्थायी रूप से प्लांट लगाए हैं और प्लांट में हम लोगों ने वहीं पर कुछ मकान भी बनाए हैं अस्थायी रूप से। अब अस्थायी रूप से मकान बनाए हैं तो हमने इस सुविधा को क्या किया कि ये कार्य स्थल पर रहने की सुविधा का रहने का मकान दिया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो कि कोई खान है, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कोई खान है और यहीं पे हम लोगों ने मकान भी दिए हैं उन कर्मचारियों के लिए जो खान में काम करते हैं। तो अब वो कहीं दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं, क्योंकि खान पर काम यहाँ पे करेंगे तो रहेंगे कहाँ, यहीं पे तो रहेंगे जब तक खान का काम पूरी तरीके से नहीं हो जाता। मान लो कोई बांध बनाना है, कोई पुल बनाना है, तो वहीं पर मकान दिए जाते हैं, थोड़े दूर हटके मकान दिए जाते हैं कि कर्मचारी को सुविधा रहे, आने जाने में सुविधा रहे। तो इसीलिए हम लोग इन चीज़ों पर देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोगों को कोई मकान दिया जाता है तो उस मकान का जो अनुलाभ होता है उसे अनुलाभ बोलते हैं, और अनुलाभ का मूल्य कैसा माना जाएगा, तो उसे क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। उसमें शर्तें क्या हैं कि शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों को भी पढ़ लेते हैं ध्यान से कि शर्तें क्या क्या हैं। तो शर्तें हैं कि मकान अस्थायी प्रकृति का हो, मकान अस्थायी प्रकृति का हो। दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त जो है, जो पहली शर्त है, ये मान लो इसको हम लोग पहले ही लिख देते हैं, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि मकान 800 वर्ग फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए। 800 वर्ग फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं हो। और तीसरी शर्त क्या है कि नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से कम से कम 8 किलोमीटर दूर हो। 8 किलोमीटर दूर हो। तो इस तरह को याद रखना है कि कार्यस्थल पर अगर कोई मकान दिया जाता है तो उसमें क्या है कि उसमें जो है अगर मकान दिया जाता है कार्यस्थल पर तो उसका मूल्य शून्य होगा, लेकिन उसमें शर्तें क्या क्या हैं, तो उनमें शर्तें हैं कि मकान अस्थायी प्रकृति का, स्थायी नहीं होना चाहिए, 800 वर्ग फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए, नगर पालिका या छावनी बोर्ड से 8 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो ये शर्तें होती हैं। और क्या है, और क्या क्या अनुलाभ है, तो अनुलाभ है कि कार्य की सुविधा का मूल्यांकन, कार्य की
कार की सुविधा का मूल्यांकन। अगर मान लो कि मकान नियोक्ता से मतलब मालिक से कोई कार भी मिलती है, क्या मिलती है, कोई कार मिलती है, तो उसमें क्या करेंगे, मालिक के द्वारा कोई यदि कार दी जाती है या फिर कार मान लो मालिक के द्वारा कहीं से किराए पर लेकर कर्मचारी को दी जाती है, तो उनमें क्या क्या शर्तें होती हैं, तो उनको भी देखते हैं। तो उनको भी हम लोग देखते हैं। तो पहली शर्त है इसमें, इनको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अगर हम लोग पहले नंबर की बात करें तो यदि कार नियोक्ता का मतलब मालिक ने नियोक्ता की है, यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली है, तब क्या शर्तें हैं, तो तब शर्तें क्या हैं कि जब कार पूर्ण रूपेण व्यापार पूर्ण रूप से मतलब पूरे तरीके से पूर्ण रूप से व्यापार अथवा पैसे के काम आती है, तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। तो इस अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा। कैसा होगा, तो इसका मूल्य जो होगा वो शून्य होगा। दूसरी शर्त क्या है, तो उसको भी देखते हैं। तो यदि कार नियोक्ता की है, यदि कार नियोक्ता की है, इसमें कंडीशन है, इनकी कंडीशन मैंने आप लोगों को याद भी करवाई है और नहीं करवाई है तो अब याद हो जाएंगी। तो यदि कार नियोक्ता की है और पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, तब क्या होगा, तब अनुलाभ का मूल्य शून्य होगा, नहीं होगा। तो उनमें कंडीशन है, उनकी कंडीशन क्या है, उनको हम लोगों को पढ़ना होगा कि अनुलाभ का मूल्य निम्न होगा। तो नंबर 1 में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो नंबर 1 में हम लोगों को लिखना होगा, अनुलाभ का मूल्य जो होगा वो अभी निकल के आ जाएगा कि कार को चलाने तथा
रख रखाव, रख रखाव पर व्यय, रख रखाव का व्यय, कार को चलाने का व्यय और कार को रख रखाव का व्यय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? नंबर 2 में क्या लिखेंगे? चालक का वेतन, चालक मतलब ड्राइवर का वेतन, चालक का वेतन, चालक का वेतन यदि दिया गया हो तो, यदि दिया गया हो तो, मतलब कर्मचारी के द्वारा, मान लो कार भी दी गई हो और एक ड्राइवर भी दिया गया है, तो यदि चालक दिया गया हो तो, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग उसका मतलब कि वेतन लिखेंगे यहाँ पे। और नंबर 3 में कार की घिसावट, कार की घिसावट जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कार की घिसावट, और कार की घिसावट का कितने परसेंट? 10% प्रति वर्ष हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन तीनों का योग करेंगे और योग में से हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे क्या? कर्मचारी द्वारा दी गई राशि। अगर कोई राशि कर्मचारी के द्वारा दी गई है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। कर्मचारी द्वारा दी गई राशि या दे राशि, तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। अब जब यहाँ पे मान लो कि कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, और इसमें से हम लोग इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी यहाँ पे, तो यही हम लोगों का होगा। तो अनुलाभ का मूल्य हम लोगों का यही होगा, अनुलाभ का मूल्य ये होगा हम लोगों का, अनुलाभ का मूल्य होगा। ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर वाली कंडीशन में अगर कार नियोक्ता की है और या नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है, उसमें कंडीशन है कि यदि कार तुम पूरी तरीके से व्यापार एवं पेशे में प्रयोग करते हो तो अनुलाभ का मूल्य क्या होगा? तो अनुलाभ का मूल्य 0 होगा। ठीक है। तो अनुलाभ का मूल्य क्या होगा? 0 होगा। यदि कार नियोक्ता की है और पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, यदि कार नियोक्ता की और पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके सदस्य के काम आती है, तो अब देखो यहाँ पे कार तो नियोक्ता की है, मालिक की है, लेकिन अब व्यापार में यूज नहीं हो रही। अब व्यापार की जगह किस में यूज हो रही है? पर्सनल यूज में हो रही है। तो पर्सनल यूज में यूज हो रही है तो उसमें क्या करेंगे कि कार को चलाने का भी है, चालक का भी है, और कार की घिसावट 10%, उन तीनों का योग करेंगे, उनको लिखेंगे, और कर्मचारी द्वारा अगर कोई राशि दी गई है तो उसको माइनस करेंगे, तो वही उन लोगों का जो माइनस होके आएगी वही वैल्यू अनुलाभ का मूल्य होगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है उनको भी देखते हैं। यदि कार, तीसरी कंडीशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। जब कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है, जब कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है, किराए पर ली है, किराए पर ली है, किराए पर ली है, और कार पूर्ण रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है, तब क्या करेंगे? अब पहली कंडीशन में क्या था? तो पहली कंडीशन में आप लोग कहेंगे कि पहली कंडीशन में क्या था कि यदि कार नियोक्ता की है तब कंडीशन है, ये कंडीशन है, और यदि कार जब किराए पर लेकर दी है नियोक्ता ने तब कंडीशन है ये है।
तो उनमें क्या करेंगे, तो उनमें अनुलाभ का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी अनुलाभ का मूल्य बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल आएगा कि पहली में है हम लोगों का कार को चलाने तथा कार को चलाने तथा रख रखाव का व्यय। नंबर 2 चालक का वेतन। चालक का वेतन यदि दिया गया हो तो, यदि दिया गया हो तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। अब आप कहेंगे कि उनमें उन कंडीशन में क्या अंतर था, तो देखो जब कार नियोक्ता की है तो उसमें 10% डेप्रीसिएशन लग रहा है। अब जब कार नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है तो डेप्रीसिएशन कौन देगा, किराया तो हम लोग देंगे लेकिन डेप्रीसिएशन कौन देगा, जो कार का मालिक होगा वो देगा। तो इसलिए इसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस नहीं किया है। इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे हम लोग कर्मचारी को दी गई राशि। कर्मचारी को दी गई राशि। कर्मचारी द्वारा दी गई राशि, सॉरी, कर्मचारी द्वारा दी गई राशि। कर्मचारी द्वारा दी गई राशि उसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से हम लोग जब माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का जो होगा, तो यही हम लोगों का अनुलाभ का मूल्य होगा। यही हम लोगों का अनुलाभ का मूल्य होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनको निकाला। और भी हैं चीजें, उनको भी देख लेते हैं। हाँ, तो अब और देखते हैं। अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक ये हुआ था कि तो देखो कार नियोक्ता की है, कार मान लो उसने नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है। कार हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं या फिर हम लोग अपने घर के परिवार के सदस्यों के काम आती है। तो ये कंडीशनें थी। अब कंडीशनें क्या है कि मान लो कि आधा हिस्सा हम लोग व्यापार में यूज करते हैं और आधा हिस्सा हम अपने पर्सनल यूज में करते हैं कार का। तब क्या क्या कंडीशन है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हम लोगों की चौथी कंडीशन हो जाएगी। तो ये हम लोगों की कौन सी कंडीशन हो जाएगी, चौथी नंबर की कंडीशन ये हम लोगों की हो जाएगी कि यदि कार नियोक्ता की है, यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली है, तो तब कंडीशन क्या है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कार आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब पार्टली, आंशिक रूप से व्यापार या पैसे के काम आती है तथा आंशिक रूप से
कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के काम आती है। ठीक है, कार आंशिक रूप से व्यापार या पेशे के काम आती है, मतलब कि आधा हिस्सा हम व्यापार में यूज करते हैं कार का और आधा हिस्सा हम अपने परिवार के सदस्यों के काम आती है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है तो उनको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर लेकर दी है, तो चौथी कंडीशन हम लोगों की यही रहने वाली है कि कार आंशिक रूप से, मतलब कि कुछ हिस्सा हम लोग उसको व्यापार में यूज करते हैं और कुछ हिस्सा उसका कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के काम आती है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कार को देखना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कि कार को रखने व चलाने का पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, कि कार को रखने व चलाने का पूर्ण व्यय नियोक्ता का मतलब मालिक वहन करता है, मतलब नियोक्ता पैसे देता है। कार को रखने के और चलाने का पूर्ण जो खर्चा है, सारा खर्चा है वो मालिक देता है। तब कौन सी कंडीशन होगी कि अगर कंडीशनें हैं तो उनको हम लोगों को ध्यान से पढ़ना भी होगा। तो अगर पहली कंडीशन की बात करें कि यदि कार छोटी है, अब आप छोटी बड़ी कार को कैसे देखेंगे कि इंजन की क्षमता जो है 1.6 लीटर से अधिक नहीं है। इंजन की क्षमता छोटी कार कब होगी जब उसकी इंजन की क्षमता जो है, इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसकी अगर क्षमता, अगर छोटी कार है और बड़ी कार है तो छोटी और बड़ी में अंतर कैसे होगा कि कार का लंबा, जो कार का बड़ा साइज होगा उस हिसाब से नहीं देखना है, कार की क्षमता देखनी है कि कार की जो इंजन की क्षमता है वो अगर 1.6 लीटर से अधिक नहीं है तो वो छोटी कार होगी, और अगर 1.6 लीटर से अधिक होती है तो वो बड़ी कार होगी। तो अगर छोटी कार में अगर मिलता है तो हम लोगों को कितना रुपए मिलेगा, तो हम लोग रुपए की बात करें तो रुपए कितने होंगे हम लोगों के 1800 रुपए प्रति माह। 1800 रुपए जो है हम लोगों को मिलेगा वो प्रति माह मिलेगा। तो ये हम लोगों का अनुलाभ हो जाएगा, ठीक है। और यदि कार, अगर मान लो कि कार बड़ी है तब क्या करेंगे हम लोग, तो दूसरी कंडीशन है हम लोगों की कि यदि कार बड़ी है तब क्या करेंगे, इंजन की क्षमता क्या होगी कि इंजन की क्षमता 1.6 लीटर, इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है, ठीक है। अगर 1.6 लीटर से अधिक होती है तो कार बड़ी है, 1.6 लीटर से कम है तो छोटी कार है। तो इस कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है कितना रुपए, 2400 रुपए प्रति माह। ये जो मिलेगा ये हम लोगों का अनुलाभ होगा, ठीक है। और क्या है,
अगर हम लोगों को ड्राइवर मिल रखा है तो यदि कार को चलाने के लिए चालक दिया गया है, यदि कार को चलाने के लिए चालक दिया गया है, चालक जिसे ड्राइवर बोलते हैं, चालक, कार को चलाने के लिए चालक दिया गया है। तो इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया है, तो इस कंडीशन में कितना रुपए मिलता है, तो उस कंडीशन में मिलता है चालक का 900 रुपये प्रति माह मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई कि जब कार को रखने के और चलाने के पूर्ण व्यय किसके हैं, तो वो पूर्ण व्यय जो हैं वो अगर नियोक्ता वहन करता है। कौन वहन करता है? जब तो नियोक्ता वहन करता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने तीनों कंडीशनें देख ली हैं। अब हम लोग दूसरी कंडीशन, इसी में एक और कंडीशन है तो उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि यदि कर्मचारी अपने निजी प्रयोग के संबंध में व्यय स्वयं वहन करता है, तब कौन सी कंडीशन है कि हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि यदि कर्मचारी अपने निजी प्रयोग पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के संबंध में व्यय वहन करता है, व्यय स्वयं वहन करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसमें क्या है कि जो व्यय है वो वह स्वयं वहन करता है, स्वयं वहन। उसमें क्या है? नियोक्ता खर्च करता है। और इस कंडीशन में क्या है कि कर्मचारी अपने निजी प्रयोग के खर्चे जो हैं उसको किसके द्वारा करता है? वो खुद करता है, सेल्फ करता है। तो इस कंडीशन में हम लोग, इनकी भी तीन कंडीशनें हैं, इनको भी ध्यान से देखते हैं कि यदि कार छोटी है, अब कार छोटी और कार बड़ी में मैंने बता दिया कि इंजन की क्षमता को देखेंगे। यदि कार छोटी है तो कितना रुपए मिलेगा, और यदि कार बड़ी है तब कितना रुपए मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान से आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत की महसूस ना हो। तो इसमें क्या है, तो इसमें यदि कार छोटी है तो 600 रुपये प्रति माह, 600 रुपये प्रति माह, और 900 रुपये प्रति माह। यदि कार बड़ी है तो 900 रुपये प्रति माह। और चालक अगर मिला है तो इसमें यदि कार को चलाने के लिए चालक दिया है तो कितना रुपए, तो वही हम लोगों का जो उसमें मिलता है 900 रुपये, तो 900 रुपये प्रति माह इसमें भी हम लोगों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार की बात कर ली है, कार की बात हम लोगों की हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कि निःशुल्क भोजन के बारे में। यदि निःशुल्क भोजन की बात की जाए कि निःशुल्क भोजन, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो मोस्ट हैं उनको हम लोग ज़रूर करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी चीज़ें करते चलेंगे। एमसीक्यू में हम लोगों की बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, हर चीज़ हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन निःशुल्क भोजन के बारे में भी हम लोग लिखेंगे अच्छी तरीके से। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क भोजन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं।
निःशुल्क भोजन। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यदि मालिक है कोई, यदि मालिक है और कर्मचारी को निःशुल्क भोजन देता है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट देता है जैसे नशीले पेय, अतिरिक्त पेय की सुविधा भी देता है, मतलब भोजन देता है और कुछ अतिरिक्त भी देता है, तो इसका मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं कि यदि नियोक्ता कर्मचारी को निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त, नशीले पेय पदार्थ जो होते हैं, नशीले पेय के अतिरिक्त पेय की सुविधा देता है, पेय की सुविधा देता है, तो इसका मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। कैसे करेंगे उनको हम लोग जानते हैं। पहली बात, कार्य समय में चाय एवं नाश्ते, जैसे मान लो कि चाय काम करते हैं और काम के वक्त में बीच बीच में चाय आती है, तो उसमें जो है वो हम लोगों का इंक्लूड करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे क्या? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। मान लो काम के समय नाश्ता भी दिया जाता है तो उसका मूल्य 0 रहेगा। तो इसमें हम लोग पहली बात में लिख लेते हैं कि पहली बात में क्या क्या है कि कार्य के समय में चाय एवं नाश्ते की सुविधा, अगर चाय के और कार्य के समय नाश्ते की सुविधा और चाय की सुविधा मिलती है तो उसका मूल्य क्या हम लोग निकालेंगे? उसका मूल्य हम लोग नहीं निकालेंगे। तो उसका मूल्य कैसा होगा? तो उसका मूल्य 0 होगा। कैसा होगा? 0 होगा। दूसरी बात क्या है कि कार्य के घंटों में दूरस्थ क्षेत्र या समुद्र तट से दूर कार्यस्थल पर निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त वेतन जो होगा वो भी 0 रहेगा। उसको भी हम लोगों ने छोड़ दिया, ये तो हम लोगों का कोई बात नहीं। लेकिन कार्य के समय व्यापारिक कार्यस्थल पर या फिर कार्यालय में निःशुल्क भोजन एवं नशीले पेय के अतिरिक्त पेय एवं पूर्व भुगतान किए गए वाउचर जिन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता और उनके बदले भोजनालय से भोजन प्राप्त किया जा सकता है, दोनों दशाओं में भोजन का कर योग्य मूल्य निम्नलिखित होगा। नियोक्ता द्वारा, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखते हैं कि नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, उसमें से घटाएंगे क्या? तो लेस क्या करेंगे कि उसको जो डिडक्शन मिलती है, कितने की डिडक्शन मिलती है? 50 रुपये प्रति थाली की मिलती है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कर्मचारी से वसूल की गई राशि, अगर कोई कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। वसूल की गई राशि इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। और क्या है? और 50 रुपये प्रति भोजन, ये भी हम लोगों का
माइनस होगा, क्योंकि एक थाली पर हम लोगों का 50 रुपये डिडक्शन होता है। मैंने आप लोगों के क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें उसको 60 रुपये मिलते थे और 100 दिन के मिले थे। तो उस पर टैक्स कितने पर लगेगा? तो आप कहेंगे कि 50 रुपये तो उसका टैक्स फ्री हो जाएगा, तो 10 रुपये पर टैक्स लगेगा और 100 दिन का हो गया, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 1000। ये इसको हम लोगों ने टेस्ट में भी क्वेश्चन को दिया हुआ था, आप लोगों ने समझा हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें से हम लोग 50 रुपये उसको माइनस करेंगे और कर्मचारी से अगर कोई राशि वसूल की है तो उसको माइनस करेंगे। तो कर्मचारी, मान लो नियोक्ता ने कोई राशि दी है, ठीक है, भोजन के लिए, और उसमें ये मान लो उसने दिए हैं 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये नियोक्ता ने दिए हैं, मालिक ने दिए हैं कर्मचारी को खाने के लिए 500 रुपये। अब कर्मचारी से रुपये कितने ले लिए उसने? उसकी सैलरी से कितने कट कर लिए? 200 रुपये उससे कट कर लिए। अब 50 रुपये उसके भोजन के मतलब माइनस होंगे, तो उसका जो माइनस होके आएगा तो ये कितना हो गया आएगा? अनुलाभ उसको कितने का मिलेगा? 250 का अनुलाभ है उसका, तो ये इसी को अनुलाभ बोलेंगे, तो यही होगा उसका अनुलाभ। तो ये तो हो गया हम लोगों का भोजन के बारे में। अब हम लोग अगर उपहार की बात करें, उपहार, तो आज की क्लास लंबी क्लास है, आप लोगों को पढ़ते रहना है और अपने नोट्स को बनाते रहना है। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को वीडियो, जैसे मान लो आप लोगों ने पहले देख लिया, उसके बाद आप लोग थोड़ी देर बाद आगे से देख लेना। ठीक है, आपका वीडियो है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर है, समझना जरूर है, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसके बाद उपहार की बात करें, उपहार कोई मिलता है उस पर टैक्स की बात करें हम लोग, बिल्कुल हम करेंगे। गिफ्ट की बात करें, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। उपहार, यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के रीति रिवाज के अवसर पर या फिर किसी अन्य रूप से कोई उपहार देता है, तो वाउचर या फिर टोकन कोई देता है, मान लो कोई लिफाफा देता है, तो जिसे देकर उपहार प्राप्त किया जा सकता है, तो उस अनुलाभ की मूल्य की लागत के बराबर होगा। ठीक है, तो उपहार में भी आप लोगों को एक बात याद रखनी है, मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट में लिखवा देता हूँ कि मान लो कि कोई कर्मचारी है, ठीक है, अब मान लो कि ये मालिक हैं और ये कर्मचारी है। ठीक है, ये छोटा सा जो है ये कर्मचारी है। अब इसने इसको उपहार दिया, ठीक है, उपहार दिया, कोई गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट कब देगा? कोई ना कोई सेरेमनी होगी तब देगा। गिफ्ट कैसा हो सकता है? कोई वस्तु के रूप में हो सकता है, कोई टोकन के रूप में हो सकता है, कोई कार के रूप में दे सकता है। कोई वस्तु मतलब कार, ठीक है, कोई जैसे मान लो कोई चीज़ दे सकता है उपहार के रूप में, कोई घड़ी दे देता है, कोई कुछ दे देता है। और अगर रुपए के रूप में भी आप लोगों को देखा होगा कि रुपए के रूप में भी उपहार मिल सकते हैं लिफाफा में रखे हुए। तो इस प्रकार से अगर कोई लिफाफा मिलता है या फिर कोई चीज़ मिलती है तो वो कितने तक टैक्सेबल होगी, तो इस बात को सिर्फ आप लोगों के लिए याद रखना है कि वो कितने तक टैक्सेबल होगी। मैं इतना बात सिर्फ बताऊंगा कि यदि हम लोग लिख लेते हैं, लिखने से आप लोगों का पूरा सेंटेंस याद हो जाता है कि यदि उपहार कर्मचारी को सामाजिक या धार्मिक उत्सवों, दिवाली, क्रिसमस, कोई त्योहार सीधे, ठीक है, ये नहीं है कि इसमें त्योहार जो कोई त्योहार इंक्लूड नहीं हुए तो वो त्योहार क्या नहीं आएंगे, नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है कि सामाजिक या फिर धार्मिक उत्सव कोई भी हो, ठीक है, क्रिसमस, नववर्ष, संस्था की वर्षगांठ, आदि पर दिए जाते हैं तो गत वर्ष
तो गत वर्ष में इनके मूल्य का योग, एक सेकेंड, इनके मूल्य का योग 5,000 तक कर मुक्त होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब मान लो कोई राशि 5,000 से अधिक है, मान लो हम लोगों को 6,000 का गिफ्ट मिला दीपावली पर, तो आप लोगों का जो 5,000 तक तो आप लोगों का टैक्सेबल नहीं होगा, 1,000 पर टैक्स लगेगा और यही आप लोगों का अनुलाभ होगा। कौन सा अनुलाभ होगा? ये आप लोगों का उपहार अनुलाभ होगा। कैसा उपहार अनुलाभ होगा? तो इसको एक तरीके से उपहार माना जाएगा। ठीक है, आप लोगों को, कर्मचारियों को कभी कभी दीपावली पर, होली पर, रक्षाबंधन पर बहुत से गिफ्ट मिलते हैं कंपनी से। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को उपहार कब माना जाएगा? जब वो 5,000 रुपये की राशि पर होगा और उस पर हम लोगों का टैक्स लगेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस राशि को आप लोगों को याद रखना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। कितनी राशि? 5,000 रुपये की राशि। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को उपहार के बारे में बताया और बहुत सी बातों पर हम लोगों ने चर्चा की है कि कार के बारे में बताई मैंने आप लोगों को बात, और हम लोगों ने कार के बारे में पूरी बात की है, कार्यस्थल पर रहने का मकान की बात की है। तो इस प्रकार से मैंने आज की क्लास में आप लोगों को कार्यस्थल पर रहने का मकान बताया है, कार की सुविधा का मूल्यांकन बताया है करके, और कार को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताया है, निःशुल्क भोजन के बारे में आप लोगों को बताया है और उपहार के बारे में बताया है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या बातें इनके बारे में भी हम लोगों को याद रखनी है। अगर आज क्लास बनाने लगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो आप लोगों को बस इतना काम करना है कि जो बनवाए हुए हैं इनको नोट्स के रूप में अपने में अच्छी तरीके से बना लीजिए और इन्हीं पर रिवीजन करते रहिए, और जो चीज़ें छूट रही हैं उनको हम आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे करवा देगी, ये आप बेफिक्र रहिए और भी सब्जेक्ट अपने देखते रहिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।